बयां किया है। कुरैशी साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। सर, आपकी किताब में एक चैप्टर है जिसमें आपने मेंशन किया कि आखिर किस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी काफी आहत हुए थे जब उनको बात पता चली कि कुछ उनके ही सरकार के मिनिस्टर्स थे जो लगातार चुनाव आयोग की प्रक्रिया पे वो सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे कि चुनाव आयोग अब काफी एरोगेंट हो गया है, काफी कंट्रोल के बाहर जा रहा है। उनकी जिक्र आपने की है, तो उस पे सर आप कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए, यूपी के 2012 के इलेक्शन जब हमने कराए तो उस वक्त के लॉ मिनिस्टर सलमान खुर्शीद साहब ने अपनी वाइफ की कैंपेन में, वो इलेक्शन लड़ रही थी यूपी से, उसमें कहीं अनाउंसमेंट की कि अगर हम पावर में आएंगे तो माइनॉरिटीज़ का कोटा हम डबल कर देंगे, 4.5 से बढ़ा के 9 कर देंगे। तो बीजेपी ने वो हमेशा अलर्ट होते हैं, उन्होंने फ़ौरन कंप्लेंट दायर की। हमने दोनों पार्टियों को बुलाया और वहाँ हमारे यहाँ एक कोर्ट होती है इलेक्शन कमीशन में, उसमें अदालती कार्रवाई की। दोनों तरफ से टॉप लॉयर्स देश के आए। 4 दिन तक हियरिंग चली और इस नतीजे पे हम पहुँचे कि ये वाकई उल्लंघना तो हुई है। तो हमने उनको उल्लंघना के लिए मॉडल कोड में कोई फाइन नहीं कर सकते, कुछ और सज़ा नहीं दे सकते, हम सिर्फ वार्निंग और चेतावनी या सेंश्योर, जो सबसे बड़ी पनिशमेंट मानी जाती है, तो हमने सेंश्योर करने का फैसला किया। तो उसके बाद हमें ये पता लगा कि कुछ मिनिस्टर्स और सीनियर लीडर 4-5 वो बड़ी लूज टॉक है हमारे बारे में, कुछ पर्सनली मेरे बारे में, कुछ इलेक्शन कमीशन के बारे में कि ये लोग क्या समझते हैं, एरोगेंट हो गए हैं वगैरह वगैरह। तो जिस तरह हमारे इंस्टीट्यूशन की वो बदनामी सी कर रहे थे, तो वो अपसेटिंग था। तो मुझे वो मिले मीडिया एडवाइज़र मनमोहन सिंह जी के, उनसे कहीं सोशली मुलाकात हुई। तो मैंने उनको बताया कि साहब देखिए, आपके लीडर ऐसे बोल रहे हैं और अगर ये हम पब्लिक नॉलेज कर देंगे तो आपको मुँह छुपाने की जगह नहीं रहेगी। तो कहने लगे मैं पीएम को बता दूँ? मैंने कहा बिल्कुल बताइए, उन्हीं के लिए तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो अगले दिन पीएम साहब का बड़ा एक फ़ोन आया, बड़ा एंग्शियस, बड़ा ऑलमोस्ट इन पैनिक, कुरैशी जी मैं आपसे फ़ौरन मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा सर आप बताएँ, हुक्म दें, जहाँ आप कहेंगे मैं हाज़िर हो जाऊँगा। तो शाम को 7 बजे उनके घर का तय हुआ। 7 बजे जब मैं पहुँचा तो दरवाजे पे ही खड़े हुए वेट कर रहे थे। मुझको अंदर लेके गए, जैसे ही हम बैठे उन्होंने कहा, कुरैशी साहब मुझे हरीश ने बताया आपका कन्वर्सेशन, अगर आप मेरे बारे में ऐसा सोचते मैं तो सुसाइड कर लूँगा। आई वाज़ शॉक्ड। मुझे तो ये दूर-दूर तक ये मैंने नहीं सोचा था कि इस किस्म का बात सुनने को मिलेगी। तो मैंने उनको फिर बड़ा काम किया। मैंने कहा कि सर ये आपके लिए कमेंट नहीं थी, आपके नॉलेज में लानी थी कि आपके कुछ लीडरान इस किस्म की लूज़ टॉक कर रहे हैं, क्योंकि आप तो इलेक्शन कमीशन की हमेशा तारीफ़ करते हैं। और वाक़ई फैक्ट ये है कि जब भी हमारी मुलाकात उनसे हुई और औरों के से भी वो यही कहते थे कि इलेक्शन कमीशन हमारे देश का एक प्राइड है, फ़ख्र की बात है कि जितना इज़्ज़त हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में हमारी डेमोक्रेसी और इलेक्शन की वजह से है, वो किसी और चीज़ से नहीं है। तो ऐसी सूरत में उनसे तो ये सोचना कि वो गलत बात कहेंगे, वो तो मुमकिन ही नहीं था। तो ख़ैर हमने ये उनको ज़रा काम किया कि साहब आपके को इसमें ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं, और आप अपने उन मंत्रियों को समझा लीजिए कि इस किस्म की लूज़ टॉक ना करें, ये शोभा नहीं देता, अच्छी चीज़ नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इनको करूँगा, और कभी भी आपको कोई समस्या हो तो या कोई शिकायत हो तो सीधा पिक अप द फ़ोन और मुझे उठा के मुझसे बात किए कर लीजिए। तो ये बात हुई। तो जिससे उनका ये जो ये कैरेक्टर कि कितने सेंसिटिव थे वो, और कितना डेमोक्रेसी और इलेक्शन कमीशन के प्रति उनकी का आदर और इज़्ज़त थी। तो ये उसमें निकल के आती है। तो मैंने सोचा कि ये इंसिडेंट 100 इंसिडेंट इस किताब में है, तो ये उसमें रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी। सर, जिस तरीके से लगातार अभी के वक़्त है, जिस तरीके से लगातार आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता है चुनाव आयोग के ऊपर, चूँकि आप भी मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं,
तो उस वक्त में क्या आपको लगता है सर, चुनाव आयोग को यानी कि निर्वाचन आयोग को पूरी फ्रीडम दी जाती थी काम करने के लिए उस टाइम की सरकार के द्वारा? कहीं उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला जाता था सरकार की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से, जैसा कि अब लगातार आरोप लग रहे हैं? तो एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके क्या एक्सपीरियंसेस थे उस वक्त? आपको लगता है कहीं पे कुछ ज़्यादा प्रेशर टैक्टिक्स अपना दिया गया इलेक्शन कमीशन के ऊपर? देखिए, आजकल क्या हो रहा है उस पे तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अपने ज़माने का ज़रूर बताऊँगा कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम पे कोई प्रेशर आ सके। और उसका सबूत कि हमने लॉ मिनिस्टर ऑफ द लैंड को सेंश्योर किया, वो तो बहुत बड़ी ये चीज़ है। और 3 और कैबिनेट मिनिस्टर जिन्होंने उसी यूपी इलेक्शन में मॉडल कोड की वायलेशन तरह-तरह की, हमने उनको चार्जशीट किया। और कभी हमारे पास कोई सरकारी कोई दबाव नहीं आया कि साहब आप ये क्यों कर रहे हैं? हम करते जा रहे थे, बल्कि हमने तो सोचा था कि 5वां आएगा तो हम तो अब इसको और एस्केलेट करेंगे कि फिर तो हम ऑफिशियली कंप्लेंट करेंगे पार्टी को कि साहब ये देखिए ये मॉडल कोड की उल्लंघना बहुत होती जा रही है। तो प्रेशर का तो कोई सवाल ही नहीं था उस ज़माने में। आज क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। सर, तमाम आरोप पीछे भी लगते आए हैं कि आखिर किस तरीके से उस वक्त जो कांग्रेस अध्यक्ष थी सोनिया गांधी, उनका काफ़ी दखल-अंदाज़ी होती थी सरकार के डिसीजंस में। चुनाव आयोग के डिसीजंस पे या सरकार की तरफ से कहीं आप लोगों के पास इस तरह की किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन आई कि सोनिया गांधी चाहती हैं कि इस तरह की चीज़ें करे चुनाव आयोग, कुछ फेवरेबल माहौल बनाया जाए कांग्रेस के लिए? आपको लगा इस तरह का? कहीं नहीं, नहीं। नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। बल्कि उस वक़्त की जो इलेक्शन कमीशन की इमेज और रेपुटेशन भी थी ना, कि किसी पार्टी, किसी पॉलिटिशियन की, रूलिंग पार्टी इंक्लूडेड, तो किसी की हिम्मत ये सोच भी नहीं सकते थे कि दबाव डाला जा सकता है, क्योंकि वो दबाव बूमरैंग करता। तो इसलिए हम पे किसी किस्म का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कभी जो दबाव आया हो, आई कांट इवन थिंक ऑफ इट। सर, वहीं अगर मैं बात करूं 2012 के विधानसभा चुनाव और फिर उसके बाद बाईपोल्स भी हुए थे, डिम्पल यादव अनअपोज जीत कर आई थी, लगातार आरोप लग रहे थे कि इनके साथ फेवर किया गया है, तो आप उस वाक्य को कुछ याद कर सकते हैं? नहीं, इस 12 एपिसोड 100 एपिसोड में ये तो मेंशन नहीं है, लेकिन आप याद दिला रहे हैं। ये तो मुझे याद है कि डिम्पल यादव पहली बार जब आई थी तो अनअपोज्ड आई थी। 2-3 कैंडिडेट पहले थे, उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। तो हमने अपने तौर पे जानने की कोशिश की कि भाई उनको फोर्सबली तो नहीं विड्रॉ कराया गया है, तो हमें उन लोगों ने कोई जवाब तक नहीं दिया। तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि भाई हो सकता है कि वो नई नई नेता के लिए उन्होंने लोगों ने सेक्रीफाइस की हो और विड्रॉ किया हो। तो उसके बियॉन्ड हम ये कंट्रोवर्शियल कोई बना नहीं, ना इस पे कोई डिबेट हुई, कुछ हुई। तो इससे ज़्यादा मुझे ना कुछ याद है, ना कुछ मुझे लगता है कि कुछ हुआ था। सर, आपको लगता है कि 2014 के पहले, जिस वक्त आप 2012 में भी मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे, तो पैसे का पावर चुनाव में इस्तेमाल होता था उस वक्त? आपकी क्या एक्सपीरियंसेस रही हैं, देखिए, चूंकि अभी लगातार इस तरह की तमाम चीजें सामने आती हैं कि कैसे पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, मनी पावर यूज बिल्कुल, की जाती है पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के द्वारा। बिल्कुल। एक्चुअली मनी पावर हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या थी। बल्कि जब मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चार्ज लिया और अपनी ओपनिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने अपने लिए 2 चैलेंजेस दिए थे कि एक तो वोटर एपैथी, कि अर्बन वोटर पर्टिकुलरली ये वोट नहीं देने नहीं जाते। अब सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं जी, और नॉट ओनली वोट नहीं देते बल्कि वो ब्रैग करते थे, मैंने तो ज़िंदगी में वोट नहीं दिया है। तो हमने कहा हम इनके को एम्बैरेस करेंगे, इनको शेम करेंगे, क्योंकि अगर आपने वोट देने के लिए तकलीफ़ नहीं उठाई, तो आपको ड्राइंग रूम में बैठ के सरकारों को कोसने का कोई राइट नहीं है। तो सरकार बनाइए अच्छी, आप लोग वोट देने जाइए, वोट देने जाने नहीं है, सरकार पे कमेंट बैठे हुए कर रहा हो घर में, ये गलत है। तो हमने वोटर एजुकेशन डिवीज़न बनाई, उसने बड़े अच्छे-अच्छे प्रोग्राम शुरू किए और बड़ा मशहूर उसका जो प्रोग्राम है स्वीप, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन फॉर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, तो ये बहुत मशहूर हुआ। और पूरे हमने एक डिवीज़न बनाई इलेक्शन कमीशन में, पूरे हिंदुस्तान में उसकी डिवीज़न बनाई, हर सीईओ के ऑफिस में, हर डीसी के ऑफिस में हमने पोस्टें क्रिएट की।
और इतना अच्छा उसका इम्पैक्ट हुआ कि हाईएस्ट टर्नआउट इन हिस्ट्री, सबसे पहला इलेक्शन उसके तहत हमने बिहार में 2010 में किया, अक्टूबर में, हाईएस्ट टर्नआउट इन हिस्ट्री। और उसके बाद फिर तमिलनाडु और जगह जगह हुआ, और कभी भी हमने मुड़ के नहीं देखा, ऊंचे से ऊंचे तक चलते चले गए। तो वो हमारी वो स्कीम कामयाब हो गई। दूसरा चैलेंज मेरे लिए मनी पावर का था कि उस बार मनी पावर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। तो हमने एक डिवीज़न बनाई, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग डिवीज़न। वहाँ के लिए भी एक नए डीजी की पोस्ट क्रिएट की, और वो इनकम टैक्स का एक बड़ा अच्छा ब्राइट ऑफिसर उनको हम लेके आए, और उन्होंने नए रूल बनाए और पूरी एक डिवीज़न क्रिएट की, और हमने सख्ती से उसको कंट्रोल करना शुरू किया। मैंने सबसे पहले किताब लिखी थी 12 साल पहले, उसका 7वां एडिशन अभी हाल में आया, जिसमें मैंने 40 मोडस ऑपरेंडी ऑफ अब्यूज़ ऑफ मनी, कि किस किस तरीके से पैसे का मिसयूज़ होता है, उसके 40 तरीके जो हमने उस वक्त तक देखे थे, डिस्कवर किए थे। तो जैसे झूठी शादियाँ हो रही हैं, शादी हो रही है बड़ी, उसमें 3-4 हज़ार आदमी आए, शराब चल रही है, कबाब चल रहे हैं, और पता लगा कि न दूल्हा है न दुल्हन है। तो वो सिर्फ वोटर्स को ब्राइब करने के लिए पार्टी, इस किस्म के हमने 40 तरीके उसमें डिस्कवर किए और हमने उसमें लिखे। अब नेताओं ने और भी कुछ डिस्कवर कर लिया होगा। तो शुरू में तो हमें बहुत कामयाबी हुई। हमने रेड करने शुरू किए फार्म हाउसेस पे, होटल्स पे, लोगों के घरों में, उनके हेलीकॉप्टर्स में, और सैकड़ों करोड़ रुपए हमने पकड़े। और एक चीफ मिनिस्टर ने तो किसी को कहा कि साहब, मैं 20,000 रुपये भी चंडीगढ़ से मुझे दिल्ली भेजना आजकल मुश्किल हुआ है। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो नए तरीके ईजाद हो जाते हैं, वो पैसा पहले ही से पहुंच जाएगा इलेक्शन कमीशन के पिक्चर में आने से पहले वगैरह। तो काफ़ी कंट्रोल हुआ है, अभी तक भी रेड वेड होते हैं, अब तो हज़ारों करोड़ पकड़े जाते हैं, लेकिन हर 1 करोड़ रुपए जो हम पकड़ते हैं, कम से कम 10-20 करोड़ फिर भी निकल जाते होंगे। तो मनी पावर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई अभी तक फुल प्रूफ हल नहीं निकला है। सर, आपने अपनी किताब में एक जिक्र किया है कैसे 2012 में, जब आपके रिटायरमेंट से सिर्फ 13 दिन बाकी थे, आपने एक एमओयू साइन की थी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में, जहां पर ट्रेनिंग वगैरह इलेक्शन कमीशन को भारत की जो डेमोक्रेसी है, भारत का जो लोकतंत्र है, चुनावी व्यवस्था है, उससे विश्व को अवगत कराना है कि हम अपनी डेमोक्रेसी में किस तरीके से बहुत ही संगठित तरीके से चुनाव कराते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराते हैं। मगर 2012 के एमओयू के बाद 13 साल बाद जब फिर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वापस आते हैं, एलॉन मस्क उनके एडवाइजर रहते हैं, उस पूरे एमओयू पे सवाल खड़ा किया गया, आपके ऊपर काफ़ी छिटाकसी की गई, आपने इसका मेंशन किया है, तो इस बारे में सर बताइए। जी, हुआ ये था कि मेरे रिटायरमेंट में 13 दिन बाकी थे। रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले, साल भर पहले, मैंने एक इंस्टीट्यूट बनाया था इलेक्शन कमीशन में, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसका नाम था इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। इन शॉर्ट हमको IIIDEM उसको बोलते हैं, जिसमें हम अपने लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए हमने बनाया था। उस वक्त हम पे ये हमें सुझाव आया कि साहब, आप अपने लोगों को तो ट्रेन करते हैं, लेकिन आपकी इलेक्शन कमीशन की इतनी अच्छी इमेज और रेपुटेशन है दुनिया भर में कि और कंट्रीज़ भी आपसे सीखना चाहती हैं, तो आप क्यों ना उनको भी सिखाइए। हमने कहा ज़रूर सिखाएंगे। तो हमने अपने दरवाजे सारे दुनिया के लिए खोल दिए, आप आइए, हम आपको सिखाएंगे और फ्री सिखाएंगे, एक पैसा नहीं लेंगे आपसे। खास तौर पे वोटर पुनरीक्षण, यानी कि एसआईआर एक्सरसाइज जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश में, अब हो रहा है। पहले हमने देखा आखिर किस तरीके से बिहार में शुरू हुआ, तमाम विपक्ष की पार्टियां जो हैं चुनाव आयोग को कटघरे में लाके खड़ा कर रही थी कि भाई ये जो प्रक्रिया है, ये वोटर्स को नाम हटाने की जा रही है, वोटर डिलीशन चल रहा है। ये बंगाल के चुनाव में भी ऑपोजिशन पार्टी ने यही आरोप लगाया, और अब जहां जहां तमाम राज्यों में हो रहा है वहां भी इसी तरह की आवाजें आ रही हैं। तो क्या लगता है, इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है कि मुझे अपने वोटर रोल्स को सही करना है, दुरुस्त करना है, ताकि जो भारत के नागरिक नहीं है वो उसका हिस्सा ना रहे, सिर्फ भारत के नागरिक हिस्सा रहें, मगर विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार नहीं है कि वो नागरिकता चेक करे। तो आप कैसे देखते हैं सर इस पूरे डिबेट को? देखिए, इस किताब में तो इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अब आपने टॉपिक चढ़ी है, तो मैं तो इस पूरी SIR एक्सरसाइज को क्वेश्चनेबल समझता हूँ कि ये बड़ी गलत की गई है, क्योंकि रोल को प्योरीफाई करना हमारा काम है, मैंडेट है। पिछले 70 साल से हम लोग क्या करते थे? यही तो करते थे, हर साल करते थे।
हम समरी रिवीजन करते थे, पहले 2002 तक हम इंटेंसिव रिवीजन भी करते थे। 2002 में ये फैसला किया उस वक्त की कमीशन ने कि अब चूंकि ये डिजिटल हो गए हैं, सारे कंप्यूटराइज हो गए हैं, अब आपका नाम मेरा नाम एक दफ़ा कंप्यूटर पे आ जाए तो हर बार दोबारा से थोड़ी हम इसको बनाएंगे, और हर साल हम सिर्फ अपडेट कर देंगे। जो नए वोटर हो गए, कुछ किसी की डेथ हो गई, कोई माइग्रेट हो गया, वो अपडेशन हम कर दिया करेंगे। तो इसके बजाय जो इन्होंने नया शुरू किया कि जी हम फॉरेनर्स को, इलीगल इमिग्रेंट को पकड़ने के लिए कर रहे हैं। बिहार के लिए इन्होंने कहा था, कितने फॉरेनर पकड़े आज तक बताए क्यों नहीं? हिम्मत क्यों नहीं है वो बताने की, वो फिगर कितने पकड़े? क्योंकि पकड़े ही नहीं। लेकिन हमने मीडिया में पढ़ा, वो गलत है या सही तो बोले कमीशन कि सिर्फ 500 आदमी पाए गए फॉरेनर, उनमें से 150 बांग्लादेशी से, 350 नेपाल की हिंदू औरतें थीं जो शादी करके आई थी। उस 150 लोगों को पकड़ने के लिए आपने 8 करोड़ लोगों को दौड़ाया और कितने लाखों लोगों को डिलीट कर दिया जो वैलिड हैं, सिटीजन हैं, वोटर थे, वोटर होने चाहिए, उनको आपने वंचित कर दिया। तो आपने इलेक्शन प्रोसेस को पोल्यूट किया। इसके लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। somebody should be held responsible कि आपने एक वैलिड बोनाफाइड सिटीजन का वोटिंग राइट इलीगली छीना, इसको पकड़ना चाहिए, इसको पॉइंट आउट करना चाहिए। सर, आपको लगता है एंटी-डिफेकेशन लॉ जो है, जिस तरीके से चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो अगर वो पार्टी बदल लेते हैं, चुन कर आते हैं किसी पार्टी से, फिर दूसरी पार्टी में विलय करते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, अभी फिलहाल ये हमें देखने को मिला है बंगाल में भी, फिर महाराष्ट्र में भी ये देखने को मिला है, तो आपको क्या लगता है ये लॉ स्ट्रेंथ करना चाहिए हमें? नहीं, ये तो बहुत ही अफसोस और दुख की बात है कि हमारी डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा धब्बा है। पैसे लेके इधर से उधर चले जाते हैं, कोई आइडियोलॉजी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। फौरन सडनली कहेंगे कि मेरा इस पार्टी में गला घुट रहा था, दम घुट रहा था, इसलिए मैं दूसरे में जा रहा हूँ। ये रोज़ का ड्रामा जो ये कर रहे हैं, फिर दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में चले जाते हैं, ये रोज़ का हो रहा है। एंटी डिफेक्शन लॉ इसमें फेल हो गया। इसको और क्या सख्त बना सकते हैं? एक तो ये कि जो आदमी पार्टी छोड़ के जाए उसको रिज़ाइन करना पड़ता है, दोबारा लड़ना पड़ता है। क्या प्रॉब्लम हो, क्या उसमें हुआ? सर हमने देखा कर्नाटक वगैरह में वो दूसरी पार्टी ने उनको टिकट दे के वो जिता के लिया है, तो 2-4 महीने का गैप हुआ, वो फिर जीत के आएगा, मंत्री बन गए। एक तो 6 महीने तक उनको मंत्री न बनने पे बैन कर दिया जाए, लेकिन 20-50 करोड़ लेके वो घर तो चले जाएंगे और 2 नस्लें उस पर मौज तो करेंगी। तो इसका अभी फ़िलहाल कोई इलाज नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो कुछ हो रहा है ये बहुत घटियापन है और ये हमारे लिए, सबके लिए शर्मनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी सर वक्त देने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो नई किताब है इंडिया एंड आई, यानी कि भारत और मैं, ये किताब लोग पढ़े भी, ताकि वो जान सके कि आखिर आपकी जो 40 साल की सफ़र है भारत सरकार में एक अधिकारी के तौर पे वो कैसा रहा। इंडिया न्यूज़ के लिए आनंद सिंह, दिल्ली।